सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मॉक टेस्ट 4 जो कि इस NISM सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 के 10 जो चैप्टर्स है उनको वीडियो वाइज कवर कर दिया है और आपको 4 मॉक टेस्ट देने का प्रॉमिस किया था जिसमें से 3 मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यानी 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। आज की इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी सीरीज का लास्ट लेग है विच इज द 25 रिमेनिंग मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। तो अब जैसा कि हम ये पूरे जो सीरीज थी इसके लास्ट पार्ट में आ गए, द लास्ट लेग में आ चुके हैं। तो अगर आप अभी तक फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक सारे वीडियोस आपने देखी है, सो बिग थैंक यू टू यू, ताकि मेरी मेहनत जो है वो आपके लिए कोई रंग ला रही है। यानी जो भी मेहनत मैंने की है रिगार्डिंग ऑल द डेटा कलेक्शन, जो भी एनालिसिस करके आपके सामने वीडियोस को प्रेजेंट किया है, उसको आपने देखा तो उसके लिए बिग थैंक यू टू यू। तो ऐसे आपका सपोर्ट बनाए रखे, वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो बिना किसी रुकावट के आज के लास्ट वीडियो की तरफ बढ़ते ऑफ द NISM सीरीज विच इज मॉक टेस्ट 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो के 25 क्वेश्चंस तो हम करेंगे, लेकिन जो मॉक टेस्ट 1 था ना उसमें जो 8th क्वेश्चन था, आप अगर वो वीडियो में देखोगे तो 8th क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, कुछ एरर था, इसलिए उतना पार्ट मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो से डिलीट कर दिया है। तो वो जो 8th क्वेश्चन है ना उसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले मैं मॉक टेस्ट 1 का जो 8th क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वीडियो में स्किप किया था उसको कवर करूंगा और फिर मॉक टेस्ट 4 का जो 25 क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि जो मॉक टेस्ट 1 था उसका 8th क्वेश्चन था क्या। सो क्वेश्चन था कि अ मेंबर हैज 2 क्लाइंट्स C1 एंड C2। एक क्लियरिंग मेंबर है जिसके 2 क्लाइंट्स है C1 एंड C2। C1 हैज परचेज्ड 800 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड C2 हैज सोल्ड 900 कॉन्ट्रैक्ट्स इन अगस्त XYZ फ्यूचर सीरीज। जो क्लाइंट C1 है उसने 800 कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और जो क्लाइंट C2 है उसने 900 कॉन्ट्रैक्ट बेचा। सो यहाँ पे ये बोला है कि व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दैट इज ओपन पोजीशन ऑफ द मेंबर टुवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी ये पर्टिकुलर मेंबर के जो 2 क्लाइंट्स है उनकी टोटल पोजीशंस को एड अप किया जाएगा और उतनी ओपन पोजीशंस उसको यानी कि उस पर्टिकुलर मेंबर को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ सेटल करनी है। तो हमने ये जाना था कि जो भी इंडिविजुअल लोगों की पोजीशन है वो आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकती, वो सबका इंडिविजुअल सेट ऑफ होगा। इसलिए मेंबर की तो दोनों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू क्लियर एंड सेटल द ट्रांजेक्शंस। तो इसलिए मैंने पहली वीडियो में यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया था, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ और इसलिए फर्स्ट वीडियो में वो पार्ट मैंने कट किया है और ये वीडियो में इसका राइट आंसर मैं दे रहा हूँ। सो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1700, क्योंकि 800 कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है वो है क्लाइंट C1 के और क्लाइंट C2 के जो 900 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि भले ही एक बाइंग का ट्रांजेक्शन है एक सेलिंग का ट्रांजेक्शन है, लेकिन है तो दोनों ओपन पोजीशंस ना, क्योंकि दोनों अलग क्लाइंट्स ने की है। ये अगर एक ही क्लाइंट ने की होती तो ये सेट ऑफ हो सकता था, लेकिन ये अलग क्लाइंट्स ने की है इसलिए दोनों का इंडिविजुअल लेवल पे सेट ऑफ होगा। तो क्लाइंट C1 के 800 और क्लाइंट C2 के 900 का हम ऐड करेंगे और टोटल ओपन पोजीशन जो मेंबर की है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरफ अब हो जाएगी 1700 की, यानी 800 प्लस 900। सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1700। सो इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट 1 है वो अब जाके कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन बचा था जो अब हमने कंप्लीट किया है। सो अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ जो है मॉक टेस्ट 4, जिसमें 25 क्वेश्चंस A to Z देख लेंगे। तो मॉक टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा डेरिवेटिव का टाइप नहीं है। तो फ्यूचर्स तो डेरिवेटिव है, ऑप्शंस भी डेरिवेटिव है, स्वैप्स भी डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव 4 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड स्वैप्स। लेकिन स्टॉक्स थोड़ी डेरिवेटिव है, ये तो आप कैश मार्केट में भी कोई नॉर्मल स्टॉक खरीद सकते हो ना। सो ये कैश मार्केट का प्रोडक्ट है, स्टॉक्स इज अ कैश मार्केट प्रोडक्ट। ये अगर स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर होता ना, सो ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ स्टॉक है तो वो कैश मार्केट का प्रोडक्ट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टॉक्स। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व्स बाइंग अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरेशन डेट। यानी सेम स्ट्राइक पे सेम एक्सपायरी का अगर आप कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हो तो ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका नाम है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में क्या होता है, एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हो और अगर कॉल और पुट दोनों बेच देते हो तो वो शॉर्ट स्ट्रैडल होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल में कॉल एंड पुट दोनों खरीद लेते हो, शॉर्ट स्ट्रैडल में कॉल एंड पुट दोनों बेच देते हो, लेकिन वो सेम एक्सपायरी डेट और सेम स्ट्राइक प्राइस का होता है। वहीं पे स्ट्रैंगल के केस में क्या होता है, हम आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। यानी कि अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहे हो तो आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट खरीद लोगे और शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हो तो आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट बेच दोगे। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर है स्ट्रैडल, क्योंकि स्ट्रैडल में हम एट द मनी का यानी कि एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस का और एक ही एक्सपायरी डेट का कॉल एंड पुट दोनों खरीद लेते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, मिस्टर सुनील विशेस टू बाय अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाटा स्टील शेयर। मिस्टर सुनील को टाटा स्टील का जो शेयर है ना उसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। तो ये चारों में से वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। पहला ऑप्शन है, ही शुड मेक पेमेंट्स फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेक द मार्जिन पेमेंट्स एज कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज, hedge his position in Tata Steel in the options market, या none of the above।
तो आप एक चीज आपको अभी मालूम पड़ गई होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि फ्यूचर्स में अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आपको पूरे पैसे स्टार्टिंग में नहीं देने होते, एक इनिशियल मार्जिन देके आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टर सुनील को क्या करना है, टाटा स्टील के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो क्या उनको पूरे पैसे देने होंगे? जी नहीं, एक इनको इनिशियल मार्जिन देना होगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने टाटा स्टील का लाइव एग्जांपल आपको दिखाया है कि एक्चुअली मेरे को करंट प्राइस के हिसाब से अगर उसको मैं 5500 इसका लॉट साइज है मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे टोटल इतने पैसे देने चाहिए, लेकिन मेरे को कितने रिक्वायर्ड फंड्स लग रहे हैं, नीचे आप कॉर्नर में देखो तो इतने मुझे रिक्वायर्ड फंड्स है, यानी ये मेरी इनिशियल मार्जिन है। यानी अगर मुझे टाटा स्टील में आज की डेट में ट्रेड करना है ना, तो इतने पैसे देके मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकता हूँ। अब अगर आगे जाके मेरे अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन जाता है तो मुझे मार्जिन ऐड करने बोलेगा और धीरे धीरे मैं पूरा पैसा ऐसा देते जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियली ऐड होना है तो एज अ लेवरेज को यूज करके यानी मार्जिन को देके मैं उस पर्टिकुलर टाटा स्टील के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मेक द मार्जिन पेमेंट्स एज कैलकुलेटेड बाय द एक्सचेंज। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन का मेन पर्पस होता क्या है? टू इंक्रीज लेवरेज, टू एंश्योर पेमेंट ऑफ फीस, टू कवर पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स या टू इंक्रीज लिक्विडिटी। सो आप सोचो क्या रहेगा, मार्जिन क्यों दी जाती है? कि मार्जिन स्टार्टिंग में तो दी जाती है लेकिन बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों कलेक्ट की जाती है? टू कवर पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपने समझो इनिशियल मार्जिन देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, अब उसके बाद आपने समझो फ्यूचर्स को बाय किया है, जैसे हमारा पिछले वाला एग्जांपल मिस्टर सुनील ने टाटा स्टील के फ्यूचर्स को बाय किया। अब उनको एक इनिशियल मार्जिन देके उनको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। अब इसके बाद टाटा स्टील फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो अगर नीचे जाने लगा तो मिस्टर सुनील को लॉस होने लगेगा। तो ऐसे केस में जो एक्सचेंज है वो उनसे एडिशनल मार्जिन चार्ज करेगा, यानी उनको एक मार्जिन कॉल देगा, बोलेगा भाई तुम्हारा जो पोजीशन उसमें लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए और पैसे ऐड करो, और अगर आप पैसे को ऐड नहीं करोगे तो वो सौदा लॉस में कट जाएगा। यानी एक्सचेंज अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ऑल रिस्क इज योर्स, क्योंकि पैसा तो आपको कमाना है ना, तो इसलिए ये रूल है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज करने के पीछे जो मेन पर्पज है वो क्या है? टू कवर पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू एडवर्स प्राइस मूवमेंट। और ये क्यों किया जाता है? ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी बने रहे, और ये करने से मार्केट में कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई भी प्राइस डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती। इसलिए द मेन पर्पज ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज टू कवर पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। फिफ्थ क्वेश्चन है लॉन्ग पोजीशन इन कॉल ऑप्शन कैन बी क्लोज्ड बाय टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन पुट ऑप्शन, ट्रू या फॉल्स? आप बताओ कि आपने कॉल ऑप्शन लिया है, अब वो पोजीशन को क्लोज करने के लिए आप कोई दूसरे पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दोगे, यानी उसको बेच दोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इससे तो आपकी दो पोजीशन ओपन हो जाएगी, कॉल की भी ओपन हो जाएगी और पुट को सेल किया है वो भी ओपन हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज फॉल्स। कॉल ऑप्शन कब क्लोज होगा? जब उस कॉल ऑप्शन को आप बेच दोगे तब वो कॉल ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, यानी आपने ट्रांजेक्शन को पूरा कंप्लीट किया, उसको पूरा एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे तो क्या बोला है कि कॉल ऑप्शन को आप क्लोज कर सकते हो बाय शॉर्टिंग अ पुट ऑप्शन। सो दिस इज रॉन्ग एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फॉल्स। Sixth question है, a member has two clients, Rohit and Mohit. Rohit has purchased 100 contracts and Mohit has sold 300 contracts in March Tata Steel Futures. What is the outstanding liability? ये हमारा जो हमने अभी सबसे पहला क्वेश्चन आज कवर किया, यानी कि क्वेश्चन 8 ऑफ मॉक टेस्ट 1, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। यानी वहाँ पे क्या हुआ था, C1 C2 ने दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग खरीदे थे, तो जो मेंबर है उसकी टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी सेम है कि रोहित और मोहित दो क्लाइंट है, रोहित ने 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और मोहित ने 300 कॉन्ट्रैक्ट बेचा। तो अब जो मेंबर है वो तो दोनों का सेपरेटली कैलकुलेट करेगा ना, तो उस मेंबर के लिए टोटल ओपन पोजीशंस कितनी हो गई जो उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ सेटल करनी है। द आंसर इज दोनों का एडिशन, रोहित का 100 और मोहित का 300, भले दोनों अलग नेचर के, लेकिन मेंबर के लिए तो दोनों ओपन पोजीशन है ना, तो इसका 100 इसका 300 टोटल करके 400 इसकी नेट ओपन पोजीशन है विच ही नीड्स टू क्लियर विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। So the right answer is option C, that is 400. Question 7 है what does the term in the money mean for a call option? यानी call option में in the money कब बोला जाता है? The strike price is equal to market price, the strike price is higher than market price, the strike price is lower than market price, the option has expired. So the right answer, the strike price is lower than market price. कोई भी कॉल ऑप्शन इन द मनी कैसे होगा? जब आपकी स्ट्राइक प्राइस अंदर है और जो स्पॉट की प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो ऊपर है। यानी निफ्टी का एग्जांपल लो, निफ्टी समझो चल रही है अभी 24,800 पे, तो 24,800 के पहले जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है ना, 24,600, 700, 750, 500, जितनी भी 24,800 के पहले की स्ट्राइक प्राइस है वो सब स्ट्राइक प्राइस गिनी जाएगी इन द मनी। और ये जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ऑप्शन के अंदर, कॉल ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। ऑन द अदर एंड पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन में समझो निफ्टी चल रही है 24,800, सो पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे जो 24,800 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, यानी 24,850, 900, 950 एंड सो ऑन। यानी 24,800 इज द मेन मार्केट प्राइस
उसके अंदर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी हो गए, उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी हो गए। सो इसका राइट आंसर है व्हाट डज द टर्म इन द मनी मीन फॉर अ कॉल ऑप्शन व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 थोड़े सिमिलर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, मैंने यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन आपको बताया था कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यूरोपियन ऑप्शन को आप एक्सपायरी डेट पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हो और अमेरिकन ऑप्शन को आप एक्सपायरी के पहले कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन फॉलो होता है। अब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियल मार्केट में इसका एप्लीकेशन कम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूरोपियन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन के रिगार्डिंग क्या सही हो सकता है। They can be exercised at any time before the expiry. They can only be exercised on expiry date. They are less liquid than American option या they have higher premiums than American option. तो मैंने स्टार्टिंग में बोला यूरोपियन ऑप्शन क्या है, ऐसे ऑप्शन जिसको आप एक्सपायरी डेट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दे कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एक्सपायरी डेट। और क्वेश्चन 9 अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है वो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया कि एक्सपायरी के पहले आप कभी भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी डेट। अभी 10th क्वेश्चन क्या है, द स्पॉट प्राइस दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज ₹200 एंड द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम, विच ऑफ द बिलो प्राइस इज क्लोजेस्ट टू 3 months फ्यूचर मैच्योरिटी। अब ये क्वेश्चन को पढ़ के ना बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है यानी मॉक टेस्ट 1 की, उसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें फॉरवर्ड प्राइस निकालने बोला था और उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था, पेपर पे सॉल्व करके स्क्रीनशॉट को चिपकाया था कि फॉरवर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, F इक्वल्स टू S इंटू ई रेस टू RT। लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 200, विच ऑफ द बिलो इज क्लोजेस्ट टू 3 months फ्यूचर मैच्योरिटी। यही फॉरवर्ड मैच्योरिटी बोला होता ना तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यानी S इंटू ई रेस टू RT वाला। लेकिन फ्यूचर्स प्राइस का फॉर्मूला अलग है, वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + R होल रेस टू n। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं कैलकुलेटर पे आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए बोला है कि एग्जाम में कैलकुलेटर कैरी करो क्योंकि सब कैलकुलेटर पे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, द मार्केट प्राइस इज 200, इंटरेस्ट रेट यानी R हमारा कितना है 12%, तो 12% को कैसे लिखते हैं 12 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.12। और जो हमारा T है वो क्या है, वो है 3 months। तो T को हमेशा ईयर में कन्वर्ट करना होता है, ये हमने पहले भी जाना है। तो 3 महीना यानी कि कितना साल, तो 3 डिवाइड बाय 12 0.25 यानी कि 0.25 ईयर है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू 200 ले ली, ब्रैकेट में 1 प्लस और जो R है R हमारा 0.12 है तो 0.12 लिख दिया, होल रेस टू हमारा n है, n यानी कि t यानी कि टाइम, तो टाइम कितना है हमारा 0.25। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 1 प्लस जो 0.12 है वो हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.12। अब कोई भी रेस टू कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ऑलरेडी डिटेल में सीखा हुआ है, स्टेप्स मैंने इन डिटेल बताई है, तो भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की वीडियो में बता दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम को अगर रेस टू सॉल्व करना है कोई भी इक्वेशन का तो 1.12 रेस टू 0.25 हमें कैलकुलेट करना है ना। सो दिस आर द स्टेप्स, पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ले लो 1.12। अब ये जो रूट का बटन है ना इसको 12 टाइम्स प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें -1 करो, अब जो इसका पावर का वैल्यू है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो यानी 0.25 से मल्टीप्लाई किया, +1 करो क्योंकि -1 किया तो +1 करना पड़ता है, ये कैल्सी का रूल है वरना कैल्सी फंक्शन नहीं करेगा। और ये होने के बाद इनटू इक्वल टू को 12 टाइम्स प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमारा ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया रेस टू के साथ, इसको 200 से मल्टीप्लाई करो जो प्रेजेंट वैल्यू है, तो वैल्यू आती है 205.7 यानी राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ आपको मालूम है ना, अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा वैल्यू है तो अगला नंबर ले लेते हैं, तो 205.7 तो 206 हमारी वैल्यू आई। इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, यानी आज 200 रुपया प्राइस है और इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है तो 3 महीने बाद फ्यूचर्स का वैल्यू कितना होगा, वो होना चाहिए 206 रुपए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 206। समझा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोसेस किया।
अब ये हमने देखो फॉरवर्ड्स के लिए अलग फॉर्मूला है, फ्यूचर्स के लिए अलग फॉर्मूला है, तो ये जो भी पॉइंट्स है ना, फॉरवर्ड्स का फॉर्मूला, फ्यूचर्स का फॉर्मूला, ये लिख के रखो, दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना ताकि एग्जाम में फॉरवर्ड पूछ ले तो भी प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर्स पूछ ले तो भी प्रॉब्लम ना आए। और ये फॉर्मूलाज को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है, तो वो भी कोई भी डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज अ मार्जिन कॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन कॉल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनिशियल मार्जिन आपने दिया है, उसके बाद जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, जो ट्रेड को किया है, वो आपके अगेंस्ट नेचर में चले गया। समझो आपने बाय किया है कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को और उसकी वैल्यू गिरने लग गई तो आपको लॉस होने लग जाएगा, तो आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि भाई जो मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन, उसको ऐड कर वरना सौदा काट दूंगा। इसको ही मार्जिन कॉल बोलते हैं कि एडिशनल फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ डिमांड बाय द क्लियरिंग हाउस फॉर एडिशनल फंड्स टू मेंटेन अ पोजीशन, यानी उस पर्टिकुलर पोजीशन को आपको अगर कैरी करना है तो और फंड्स ऐड करो, वरना जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, जो ब्रोकर है, वो आपका सौदा काट देगा और आपको जो लॉस है वो बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए द राइट आंसर टू दिस इज अ मार्जिन कॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग is the demand by the clearing house for additional funds to maintain a position. So option B is the right answer. Question B है, if an investor writes a covered call, what does this imply? यानी कवर्ड कॉल को राइट कब किया जाता है, इसका मतलब कवर्ड कॉल को सेल किया। तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी क्या है, आपने एक स्टॉक को खरीदा हुआ है कैश मार्केट में, अब उसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन को आप जब बेच देते हो, इसका मतलब आपने कवर्ड कॉल किया है। इट मीन्स यू आर राइटिंग अ कॉल ऑप्शन ऑफ अ स्टॉक दैट यू आर ऑलरेडी ओनिंग। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है कवर्ड कॉल के बारे में। सो द राइट आंसर टू दिस इज the investor sells the call option while owning the underlying stock, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन 13। मिस्टर आर वांट्स टू सेल 17 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनवरी सीरीज एट 4550 एंड मिस्टर एस वांट्स टू सेल 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फरवरी सीरीज एट 4500। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो अब इस पे टोटल इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करने बोलेगा। कितना बोला है, 9% इनिशियल मार्जिन। सो हाउ मच इनिशियल मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। अब दोनों इन्वेस्टर ने, एक ने अलग ट्रेड किया, एक ने अलग ट्रेड किया, लेकिन दोनों को मिलाकर टोटल इनिशियल मार्जिन जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको कितना कलेक्ट करना है। तो सेम आ जाओ कैलसी निकालो। पहले क्या बोला है, मिस्टर आर वांट्स टू सेल 17 कॉन्ट्रैक्ट्स और एक लॉट है 50 का, यानी 17 इंटू 50 और क्या भाव में किया, 4550। इतने का ये मिस्टर आर ने ट्रेड किया। इसको मेमोरी में प्लस कर दो, ये एम प्लस के बटन को दबाकर। फिर उसके बाद मिस्टर एस ने क्या किया, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल किया और एक का है 50, यानी कि 50 का लॉट साइज है और 4500 के भाव में किया। इन्होंने 45x का ट्रेड किया, इसको भी मेमोरी में प्लस कर दिया, यानी टोटल इतने का ट्रेड हुआ है। मिस्टर आर और मिस्टर एस का टोटल ट्रेड वैल्यू इतना है। अब इस पे हम 9% मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। आंसर इज 7,53,075। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ₹7,53,075। समझा कैसे किया, एक का ट्रेड वैल्यू लिया, दूसरे का ट्रेड वैल्यू लिया, दोनों के ट्रेड वैल्यू को ऐड किया, टोटल ट्रेड वैल्यू पे 9% कैलकुलेट किया। अब इसको करने के दो तरीके, ये मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक और तरीका क्या है, मिस्टर आर का अलग कैलकुलेट किया, उस पर 9% कैलकुलेट कर लिया, मिस्टर एस का अलग कैलकुलेट किया, उसका 9% कैलकुलेट किया, और दोनों जो 9% कैलकुलेट किया है, जो वैल्यू आई है उसको ऐड किया, तो टोटल इतना मार्जिन आएगा। आंसर दोनों जगह से करो, सेम ही आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 14। What is the intrinsic value of a call option if the strike price is ₹100 and market price is 120? अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो ये पहले भी डिस्कस किया है हमने। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 100, मार्केट प्राइस है 120, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 20। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये पर्टिकुलर सौदे में कितनी होगी, 20 रुपए की। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ₹20। अगला क्वेश्चन है, इनिशियल मार्जिन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डैश। इनिशियल मार्जिन जब भी कैलकुलेट होती है तो वो क्या बेसिस पे होती है, उसका कोई बेस रहेगा ना, ऐसे तो नहीं रैंडमली कि कोई भी बेसिस पे इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट होगी, उसका कुछ तो बेस होगा। तो बेस क्या होता है, एवरेज प्राइस मूवमेंट इन द लास्ट 5 वर्किंग डेज, वैल्यू एट रिस्क दैट इज वेयर मार्जिन, बेस मार्जिनिंग, यानी कि वेयर मार्जिन के ऊपर बेस होता है, फिक्स्ड एट 25% फॉर मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड 35% फॉर वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स, या फिर एज पर द ब्लैक एंड स्कूल्स मॉडल। ये एक मॉडल है, ब्लैक एंड स्कूल्स मार्केट में फॉलो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वैल्यू एट रिस्क बेस्ड मार्जिनिंग। यानी आपका जो भी इनिशियल मार्जिन सौदे के लिए कैलकुलेट होगा ना, वो उस पर्टिकुलर जो सौदा है, उस पर्टिकुलर ट्रेड के वैर के हिसाब से होगा, यानी वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होती है कि आपके उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है और क्या कॉन्फिडेंस लेवल पे हो सकता है। अब यहाँ पे एज ए ट्रेडर आपको इंडिविजुअली ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको कैलकुलेट करके देते हैं, ये सब ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी इनिशियल मार्जिन चार्ज हो रहा है ना, वो टोटली बेस्ड है उस पर्टिकुलर सौदे के वेर पे, यानी वैल्यू एट रिस्क पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वैल्यू एट रिस्क वेर बेस्ड मार्जिन।
बढ़ते क्वेश्चन 16 की तरफ। डैश रिस्क इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क दैट इज यूनिक टू पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ द कंपनी और इंडस्ट्री एंड दिस प्राइस रिस्क कुड बी रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। दो टाइप के रिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क पूरे एंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होता है। तो क्या पूछा है, ऐसी कौन सी रिस्क है जो पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है? सो द आंसर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर समझो एक स्टॉक आपने खरीदा तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आप ऐसे और स्टॉक्स खरीद सकते हो जो अलग सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पूरे मार्केट को एक साथ हिट करता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो कोविड-19 में अच्छी से अच्छी कंपनी भी नीचे गिर गई, कि ओवरऑल मार्केट की इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी ड्यू टू द कोविड। तो कोविड की वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया और उसकी वजह से अच्छी कंपनीज भी नीचे गिर गई। ये प्रॉब्लम यहाँ पे पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड थी और ये था सिस्टमैटिक रिस्क। इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे होता है, जैसे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी जिसके बाद अडानी के जितने भी स्टॉक्स है वो फटाफट नीचे गिरने लगे। तो ये था अनसिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि ये रिस्क एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड थी। सो आपको डिफरेंस समझा क्या है? सो यही अनसिस्टमैटिक रिस्क इसका आंसर था। बढ़ते 17th क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी? सेबी का रोल क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स? सो टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन बिहाफ, ये तो नहीं, ये तो ट्रेडिंग मेंबर करेगा। टू रेगुलेट एंड ओवरसी द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, टू सेट द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस। तो इसमें इसका राइट रोल क्या है, सेबी का रोल क्या है? टू रेगुलेट एंड ओवरसी द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, कि जो ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया का वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके रेगुलेशंस को सेट करना, उसके एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, ये सेबी का काम है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है, विच इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विच इज रिलेटेड टू अ यूनिट चेंज इन टाइम वैल्यू? ऐसा कौन सा ऑप्शन ग्रीक है जो टाइम वैल्यू से रिलेटेड होता है? सिंपल आंसर, थीटा। थीटा इक्वल्स टू टाइम डीके। यानी थीटा क्या बताता है कि आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो जैसे एक्सपायरी के पास जाएगा तो उसकी टाइम वैल्यू कितने लेवल से कम होती जाएगी, जिसके बाद उसकी प्राइस गिरते जाती है। सो दिस इज टाइम वैल्यू। सो द ऑप्शन इज थीटा, यानी थीटा इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू। एक याद रखो, जहाँ पे भी ऑप्शन ग्रीक में टाइम वैल्यू आ गया ना तो उसका स्ट्रेट रिलेशन होता है थीटा से, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू टाइम वैल्यू। क्वेश्चन 19 है, ऑन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स ब्रोकर मेंबर्स आर अलाउड। सो क्या बोला है कि जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का गवर्निंग काउंसिल होती है ना उसमें ब्रोकर मेंबर अलाउड है क्या? सो द राइट आंसर इज ट्रू। अब बहुत सी जगह इसका आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, लेकिन वो आंसर फॉल्स नहीं है। अगर यहाँ पे बोला रहता ना कि मोर देन 40% आर अलाउड तो वो फॉल्स होता, लेकिन खाली क्या पूछा है कि ऑन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव सेगमेंट की जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसका जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें ब्रोकर मेंबर्स अलाउड है। यस दे आर अलाउड, लेकिन उनका एक लिमिट है कि 40% तक ही अलाउड होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यानी गवर्निंग काउंसिल अगर 100% लोगों से बनी है तो उसमें खाली 40% लोग ही ऐसे होने चाहिए जो ब्रोकर मेंबर्स है, रेस्ट 60% शुड बी अदर मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे हमें 40% 50% ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, खाली इतना पूछा है कि ब्रोकर मेंबर ये गवर्निंग काउंसिल के पार्ट हो सकते हैं कि नहीं, तो वो हो सकते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। कमिंग टुवर्ड्स द 20th क्वेश्चन, ये क्या है, द राइटर ऑफ ऑप्शन बिलीव्स दैट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विल डैश। यानी कॉल ऑप्शन को अगर किसने सेल किया तो उसका व्यू क्या रहेगा कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि कॉल ऑप्शन को बंदा बाय कब करता है, जब मार्केट चढ़ने वाली है तो कॉल ऑप्शन को बाय करेगा। लेकिन अगर बंदे ने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो उसको क्या लगता है कि मार्केट गिरेगी। सो द राइट आंसर इज फॉल सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो बेचे हुए कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जीरो होगा, और बायर का प्रीमियम जब जीरो होता है तो वो जाता है सेलर की जेब में। और आपने अगर पहले ही कॉल ऑप्शन को राइट करके रखा है, यानी कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा है, सो ये बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सो द राइट आंसर इज फॉल सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन बी। कमिंग टुवर्ड्स द 21st क्वेश्चन, द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज हाईएस्ट व्हेन द ऑप्शन इज, यानी ऐसा कौन से जगह का ऑप्शन रहता है, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन रहेगा जिसमें टाइम वैल्यू मैक्सिमम होती है? तो ये होता है एट द मनी। एट द मनी के जो भी ऑप्शन है ना उसमें टाइम वैल्यू का कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू भी कम, इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती ही नहीं है। लेकिन एट द मनी में जो एट द मनी की स्ट्राइक है, क्योंकि इसको ज्यादा चांस रहता है ये या तो इन द मनी जा सकता है या आउट ऑफ द मनी जा सकता है। तो एट द मनी की जो स्ट्राइक है ना, यानी मार्केट जहाँ चल रही है, समझो निफ्टी का एग्जांपल 24,800 पे निफ्टी चल रही है, तो निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक क्या हो गई 24,800। तो 24,800 की स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल या पुट ऑप्शन रहेगा ना उसमें टाइम वैल्यू का कंपोनेंट सबसे ज्यादा रहेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो हाईएस्ट टाइम वैल्यू कौन से स्ट्राइक प्राइस पे होती है? एट द मनी के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एट द मनी। क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और ट्रेडर बाइज वन निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट 15,000
एंड सेल इट एट 15,200। लॉट साइज है 75 का। सो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? सिंपल, पहले तो ये बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स को इसने 15,000 में बाई किया, कम भाव में बाई किया और 15,200 में बेचा। बाइंग में नीचे खरीदते और ऊपर बेचते। ये सेलिंग होता तो क्या होता? 15,200 में बेचा होता और फिर 15,000 में नीचे खरीदा होता, क्योंकि सेलिंग में पहले सेल फिर बाय। लेकिन यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स को बाय किया है तो 15,000 में बाय किया, 15,200 में बेचा, 200 रुपए कमाया, 75 का लॉट है। तो इजी कैलकुलेशन, 200 इंटू 75 कितना आया? 15,000 रुपए। सो 15,000 का इसको प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन 23 है, द डेली सेटलमेंट ऑफ ऑल ओपन पोजीशंस इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की डेली सेटलमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, क्योंकि ये डेली बेसिस पे होती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। क्वेश्चन 24 क्या बोलता है? द सेलर ऑफ एन ऑप्शन कैनॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। पहले तो ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस क्या होगा? जितना उसने प्रीमियम पे किया है। बट ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम लॉस तो अनलिमिटेड है, क्योंकि उसने पहले ही प्रॉफिट कमा लिया है, तो उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। सो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये तो फॉल्स है ना, ये ट्रू है ही नहीं, इन एनी केस ये ट्रू नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर यूरोपियन ऑप्शन होने दो, अमेरिकन ऑप्शन होने दो, ये फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, ये गलत स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फॉल्स फॉर ऑल ऑप्शंस। बढ़ते इस पूरे सीरीज के, इस पूरा जितना हमने वीडियोस बनाई उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, द 100th क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट, दैट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव्स इन अ पोर्टफोलियो। डेरिवेटिव्स के बारे में सब पढ़ लिया कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से मार्जिन कैलकुलेट होती है, इनका प्रोसेस क्या है, क्या वो टेक्निक्स है, क्या वो स्ट्रैटेजीज है डेरिवेटिव्स के अंदर, सब कुछ A to Z देख लिया। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, मार्केट में डेरिवेटिव्स को लाया क्यों गया? सो द बेसिक पर्पस ऑफ लॉन्चिंग डेरिवेटिव्स इनटू द मार्केट इज टू हेज अगेंस्ट द रिस्क। यानी आपकी जो कैश मार्केट में रिस्क है उसको आप डेरिवेटिव्स की मदद से कम कर सकते हो। और वो कौन सी स्ट्रेटेजीज है वो सब हमने इन डिटेल देख ली। कवर्ड कॉल देख लिया, प्रोटेक्टिव पुट देख लिया, कॉलर स्ट्रेटेजी देख ली, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, जितने भी सब है, ऑप्शन स्प्रेड्स, वो सब कुछ देख लिया। तो ये सब का मेन पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क। यानी कैश मार्केट में आप जब स्टॉक खरीदते हो तो आप उसको हेज कैसे करोगे, उसकी डाउनसाइड कैसे प्रोटेक्ट करोगे? समझो स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, वो कल को 50 रुपए का हो गया तो आपको तो 50 रुपए का लॉस हो गया। तो इस 50 रुपए के लॉस को कवर करने के लिए मार्केट में डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया गया, ताकि आप उसका पुट खरीद लो या तो उसका जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर दो, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होते जाएगा। सो द राइट आंसर of this question, that is what is the main purpose of using derivatives in a portfolio, is to hedge against risk. So option B is the right answer. With this we have completed the entire series of NISM series 8 equity derivatives exam. पूरे 4 के 4 मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस को इन डिटेल हमने प्रैक्टिस किया, जो गलती थी उसको रेक्टिफाई भी किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अब इन वीडियोस को ढेर सारा प्यार दो, अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो, आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मेरा जो इंस्टा आईडी है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है वहां पर मुझे मैसेज कर लो। मैं जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प कर दूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, सो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट्स में क्लियर कर सकूं, ताकि मुझे पर्सनल लेवल पर जो भी आता है उससे आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस टू द मैक्सिमम पीपल। आपके फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो, मेरे कंटेंट को फैला दो, लोगों को ये सब नॉलेज मिलना चाहिए। अगर किसी को NISM का एग्जाम नहीं भी देना है ना, तो भी इक्विटी डेरिवेटिव्स का बेसिक्स भी मैंने ये पूरे सीरीज में कवर किया है। सो वो सब भी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So please share the videos to the maximum people and subscribe the channel for more such valuable content. And सबसे important, all the best for your exams. अगर एग्जाम्स पास हो जाते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज वो बता देना। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। सो आराम से पढ़ो, आराम से एग्जाम लिखना, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने करियर में ग्रोथ ले लो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।